मेरे पास एक बेहद अजीब एबिलिटी थी। अगर कोई मुझे मार देता तो मैं 100 गुना ज्यादा ताकतवर होकर वापस लौट आता। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में किस्मत ने मेरे साथ ऐसा मजाक किया कि मैं सीधे सबसे शक्तिशाली सेक्ट के एंसेस्टर के शरीर में ट्रांसमाइग्रेट हो गया। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मेरे पास जरा सी भी कल्टीवेशन नहीं थी। फिर भी जब भी मैं अपनी पहचान बताता, दुश्मन लड़ने से पहले ही डरकर भाग जाते थे। अंदर मैं जानता था कि ये नकली रुतबा हमेशा मेरा साथ नहीं देगा, इसलिए अपनी एबिलिटी को जल्दी एक्टिवेट करने और सच में मजबूत बनने के लिए मैंने खुद को फॉरबिडन लैंड के अंदर 3000 सालों तक सील कर लिया। फिर एक दिन मुझे अपने डिसेंडेंट्स की पुकार सुनाई दी और मैं शांत चेहरे के साथ फॉरबिडन लैंड से बाहर निकल आया। हालांकि कोई भी मेरे शरीर से कल्टीवेशन का एक कतरा तक महसूस नहीं कर पा रहा था, फिर भी ली जियानशुए को पूरा यकीन था कि मैंने अपनी सिक्लूजन के दौरान ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है और किसी अकल्पनीय रेल्म में पहुंच चुका हूं। मुझे देखते हुए उसने उत्साह से कहा, अब ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट के लोग बर्बाद हो चुके हैं। कुछ देर बाद मैंने लेंग मिंगयुआन की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, अभी इसी वक्त इन सबका एक एक हाथ काट दो और इनकी आधी कल्टीवेशन भी खत्म कर दो। मेरा आदेश सुनते ही लेंग मिंगयुआन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तलवार की एक चमक हवा में लहराई और अगले ही पल उसके सभी अधीनस्थों के हाथ कट चुके थे और वे गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उसने सावधानी से मेरी तरफ देखा और पूछा, सीनियर, क्या अब हम जा सकते हैं? मैं उपहास भरी हंसी हंसते हुए बोला, तुमने फर्स्ट माउंटेन के इतने डिसाइपल्स मार दिए और अब भी सोचते हो कि जिंदा जा पाओगे? मैंने इनके हाथ इसलिए कटवाए थे ताकि ये ज्यादा दर्दनाक मौत न मरे। अब इन सबको खत्म कर दो। मेरी बात सुनकर लेंग मिंगयुआन का चेहरा सख्त हो गया। साफ था कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार उसने दांत भींचे और मेरे आदेश का पालन किया। जब उसने अपने ही लोगों को अपने हाथों से मार डाला, तब उसके दिल की बेचैनी और बढ़ गई। मैं उसकी आंखों में डर साफ देख सकता था। वह मन ही मन सोच रहा था, ये ज्यूशन ट्रू मैन बिल्कुल भी दयालु नहीं है। कहीं अगला आदेश मुझे खुद को मारकर माफी मांगने का तो नहीं देगा? मेरी बेटी अभी अभी इस दुनिया में आई है। अगर मैं यहीं मर गया तो क्या ये सच में पूरे ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट का सफाया कर देगा? आखिरकार उसने सिर झुकाकर कहा, जूनियर जानता है कि उसके पाप माफ करने योग्य नहीं है। मैं यहीं मरने को तैयार हूं। बस उम्मीद करता हूं कि सीनियर मेरे ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट को छोड़ देंगे। मैंने उसे भावहीन नजरों से देखा और कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे सेक्ट के डिसेंडेंट्स का शिकार नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे पूरे सेक्ट के हर एक इंसान को मार दूंगा, जब तक एक भी जीवित न बचे। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, लेंग मिंगयुआन पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह गरज कर चिल्लाया, बूढ़े कमीने, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। अगले ही पल वह सोर्ड स्टेप का इस्तेमाल करते हुए मेरे सामने पहुंच गया और अपनी तलवार सीधे मेरे सीने के आर पार घोंप दी। जैसे ही मुझे अपनी लाइफ फोर्स तेजी से खत्म होती हुई महसूस हुई, मैं अंदर से खुशी से झूम उठा। 3000 सालों बाद आखिरकार ये अभिशप्त कल्टीवेशन बॉटलनेक टूटने वाला था। दूसरी तरफ लेंग मिंगयुआन अपनी तलवार को अविश्वास से घूर रहा था। उसने सचमुच महान ज्यूटियन ट्रू मैन को मार डाला था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी उसे इस बात की थी कि मैं मरते समय हंस रहा था। उधर फर्स्ट माउंटेन के वर्तमान सेक्ट मास्टर ली जियानशुए का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट के एक सदस्य ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ली जियानशुए, तुम भी कमाल हो। जाओ उस टूटे हुए फॉरबिडन लैंड के सामने फिर से घुटनों पर बैठकर सिर पटक लो। देखते हैं फर्स्ट माउंटेन का कोई और एंसेस्टर बाहर निकलता है या नहीं। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, मैं फिर से फॉरबिडन लैंड के अंदर से बाहर निकल आया और इस बार मेरे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। मुझे दोबारा सामने खड़ा देखकर लेंग मिंगयुआन के चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। उसने आंखें फाड़कर मेरी तरफ देखा और हकलाते हुए कहा, तुम जिंदा कैसे हो? मैंने किसी की प्रतिक्रिया पर ध्यान ही नहीं दिया और सीधे अपने नए शरीर की स्थिति जांचने लगा। अब मेरी कल्टीवेशन लाइफ अथॉरिटी रेल्म तक पहुंच चुकी थी। हालांकि मैं पहले से 100 गुना ज्यादा मजबूत हो गया था, लेकिन लेंग मिंगयुआन, जो पहले ही फोर्थ रियलम तक पहुंच चुका था, उसके सामने मैं अब भी एक चींटी से ज्यादा नहीं था। लगता है मुझे इस आदमी को थोड़ा और उकसाना पड़ेगा। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और घोषणा की, मैं ज्यूफेंग ट्रू मैन हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सीनियर ब्रदर की मौत तुम्हारे जैसे किसी मामूली इंसान के हाथों होगी। तुम सच में मरने के लायक हो। लेंग मिंगयुआन मेरे इस बिल्कुल नए रूप को घूरता रह गया। उसकी आंखों में हैरानी और असमंजस साफ दिखाई दे रहा था। पिछला ज्यूटियन ट्रू मैन ऐसा था जिसके शरीर में कल्टीवेशन का कोई निशान नहीं था, जबकि मैं साफ तौर पर लाइफ अथॉरिटी रियलम में था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर उसने ली जियानशुए की तरफ देखा और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, ली जियानशुए, क्या तुम्हारे सेक्ट के सारे एंसेस्टर्स मिट्टी की मूर्तियों की तरह हैं या क्या? लेंग मिंगयुआन ने मुझे पूरी तरह तिरस्कार भरी नजरों से देखा और उपहास करते हुए बोला, इतना कमजोर? लगता है फर्स्ट माउंटेन सच में पतन की राह पर जा चुका है। जिन एंसेस्टर्स को तुम बुलाते हो वे भी इतने बेकार हैं। लेकिन जैसे ही वह सबको खत्म करके एक भी जीवित गवाह न छोड़ने की तैयारी कर रहा था, मैं एक बार फिर उसके सामने प्रकट हो गया। इस बार मेरी कल्टीवेशन पहले ही डाओ पैलेस रेल्म तक पहुंच चुकी थी।
मैंने उसकी तरफ उंगली तानकर जोर से कहा, तुमने मेरे ज्यूटियन जे ट्रू मैन के 2 जूनियर ब्रदर्स को मारने की हिम्मत की। तुम मौत के लायक हो, ग्रेट वाइल्डनेस, हेवन सीकिंग फिंगर। मेरी बात सुनते ही लेंग मिंग्युआन ने तुरंत अपने सेक्ट का एक सीक्रेट ट्रेजर एक्टिवेट कर लिया और खुद को बचाने की तैयारी कर ली। लेकिन कई सेकंड बीत जाने के बाद भी कोई हमला नहीं आया। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा और उसे लगा कि शायद ये भी कोई बेकार एंसेस्टर है जो सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। तभी मैंने ठंडी आवाज में कहा, मेरा ग्रेट वाइल्डनेस हेवन सीकिंग फिंगर एक स्पिरिचुअल अटैक है। तुम पहले ही इसका शिकार हो चुके हो और अभी तक समझ भी नहीं पाए। मेरी बात सुनते ही वह घबरा गया और तुरंत अपने शरीर की जांच करने लगा। ठीक उसी पल मैंने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को एक बिंदु पर इकट्ठा किया और उंगली आगे बढ़ा दी। अगले ही क्षण ऊर्जा की एक किरण उसकी कंधे की हड्डी को चीरते हुए निकल गई। घायल और क्रोधित होकर लेंग मिंग्युआन अपना आपा खो बैठा। उसने लगातार कई सोड अटैक्स छोड़े और मुझे वहीं मौके पर मार डाला। उसके बाद उसने तेजी से अपनी कल्टीवेशन टेक्निक चलाकर अपने घाव भरने शुरू कर दिए। साथ ही उसने एक कम्युनिकेशन जेड टैलिस्मन निकाला और ब्लड रिवर सोड सेक्ट को संदेश भेजा। फर्स्ट माउंटेन के अंदर एक रहस्यमय फॉरबिडन एरिया है। ऐसा लगता है कि वहां अनगिनत एंसेस्टर्स छिपे हुए हैं। उनकी ताकत ज्यादा नहीं है और उनके तरीके भी अजीब हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह मार पाना असंभव सा महसूस होता है। इससे पहले कि और भी शक्तिशाली एंसेस्टर्स बाहर आएं, मेरा सुझाव है कि सेक्ट तुरंत अतिरिक्त एक्सपर्ट्स भेजे। संदेश भेजने के बाद लेंग मिंग्युआन सीधे ली जियानशुए की तरफ बढ़ गया। यह मिशन पहले ही बहुत ज्यादा उलझ चुका था और उसका धैर्य पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब वह सिर्फ काम खत्म करके जल्द से जल्द वापस लौटना चाहता था, लेकिन उसे चैन की एक सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि मैं फिर से उसके पीछे प्रकट हो गया। मैंने कहा, मैं जूजू ट्रू मैन हूं, मुनबी संत है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने अपना स्टाफ घुमाकर सीधे उसके शरीर पर दे मारा और उसे 10 मीटर से ज्यादा दूर हवा में उड़ा दिया। गुस्से से भरा लेंग मिंग्युआन गरज उठा, बूढ़े कमीने, तुम्हारे अंदर मार्शल वर्चू नाम की कोई चीज नहीं है। तुमने स्निक अटैक किया है। लेकिन अब मेरी कल्चरेशन पहले ही 4th रियलम तक पहुंच चुकी थी। मैं बेकार की बातें करने में समय नहीं गंवाना चाहता था। मैंने सारे छल और भ्रम छोड़ दिए और अपनी पूरी ताकत के साथ उससे लड़ना शुरू कर दिया। लगभग 3 मिनट की भीषण लड़ाई के बाद मैंने आखिरी सांस लेते हुए जोरदार ठहाका लगाया। बुरी तरह घायल लेंगे मिंग्युआन के शरीर में मेरी हंसी सुनकर सिहरन दौड़ गई। कुछ तो बहुत गलत था। हर बार जब एक एंसेस्टर मरता था, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली एंसेस्टर बाहर आ जाता था। अगर इस बार भी कोई निकला तो वह किस रेल्म का होगा। उसने अपने शरीर के घावों की परवाह नहीं की और फैसला कर लिया कि उसे इस अभिशप्त जगह से तुरंत निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ा, मैं एक बार फिर उसके सामने प्रकट हो गया। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, तुमने फर्स्ट माउंटेन के लोगों को मारा और अब भी सोचते हो कि यहां से जा सकते हो। उसके चेहरे पर तुरंत भय छा गया। वह चीख कर बोला, मेरे पास मत आना। मैंने बस एक हाथ उठाया और नीचे की तरफ दबा दिया। शुद्ध ऊर्जा से बनी एक विशाल स्पिरिचुअल हैंड आसमान से उतरी। एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट के साथ लेंग मिंग्युआन का शरीर खून की धुंध में फट गया। दुश्मन को खत्म करने के बाद मैंने सावधानी से अपनी वर्तमान ताकत का निरीक्षण किया। यह नया शरीर पहले ही ड्रैगन पेंटिंग रियलम तक पहुंच चुका था, लेकिन कल्चरेशन की विशाल दुनिया में मैं अब भी सिर्फ एक थोड़ी मजबूत चींटी था। ड्रैगन पेंटिंग रियलम के ऊपर इमॉर्टल प्लेटफॉर्म रियलम, क्वाजी एम्परर रियलम, ग्रेट एम्परर रियलम, मॉर्टल इमॉर्टल रियलम और न जाने कितने भयावह स्तर मौजूद थे। मुझे अभी भी और मजबूत बनने का रास्ता खोजना था। अपनी पिछली मौतों को याद करते हुए मुझे एहसास हुआ कि सिस्टम के रिवॉर्ड्स हर बार पहले से कम प्रभावशाली होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में मुझे मरने के लिए और भी रचनात्मक और सार्थक तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तभी ली जियानशुए आखिरकार अपने सदमे से बाहर आया और फर्स्ट माउंटेन की वर्तमान स्थिति मुझे बताने लगा। पता चला कि अब पूरे एसएक्टी में वही आखिरी जीवित डिसाइपल बचा था। सेक्ट ट्रेजर वास्ट हेवन मिरर की रक्षा करने के लिए ही वह फॉरबिडन लैंड के प्रवेश द्वार तक मदद मांगने आया था। दूसरी तरफ ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर शिउ यानजी ड्रैगन पेंटिंग रियलम की 3rd लेयर की ताकत रखता था। उनका मुख्य उद्देश्य वास्ट हेवन मिरर को हासिल करना था। अगर वे इसे नहीं पा सके तो वे कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानते। मैंने वास्ट हेवन मिरर स्वीकार किया और उसे अपने वस्त्रों के अंदर रख लिया, जबकि मन ही मन सोच रहा था कि इस मौके का इस्तेमाल मैं और भी शानदार तरीके से मरने के लिए कैसे कर सकता हूं। उसी समय आसमान में एक विशाल फ्लाइंग शिप दिखाई दिया, जिसने सूरज तक को ढक लिया था और सीधे फर्स्ट माउंटेन की तरफ बढ़ रहा था। उस जहाज पर खड़ा ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर शिउ यानजी हल्का सा भौहें सिकोड़ कर नीचे देख रहा था। वह पहले ही लेंग मिंग्युआन का भेजा हुआ संदेश पढ़ चुका था।
फर्स्ट माउंटेन में अब भी जीवित एंसेस्टर्स मौजूद हैं। यह जानकर वह हैरान तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि लेंग मिंग्युआन वहीं मर गया था। आखिर वह आदमी एक ऐसा वेसल था जिसे उसने 100 साल से भी ज्यादा समय लगाकर सावधानी से तैयार किया था। जब उसकी अपनी उम्र समाप्ति के करीब पहुंचती, तब वह लेंग मिंग्युआन के शरीर पर कब्जा करने वाला था। लेकिन अब वह बहुमूल्य विकल्प फर्स्ट माउंटेन में नष्ट हो चुका था। जितना ज्यादा क्सुए यानजी इस बारे में सोचता, उसकी नजरें उतनी ही ठंडी होती जाती। उसने अपने पास खड़े एक एल्डर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे जूनियर ब्रदर की मौत वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। फर्स्ट माउंटेन के एंसेस्टर को मारने के बाद तुम उसकी सारी लाइफ एसेंस अपने अंदर समा सकते हो। यह सुनते ही एल्डर जोर से हंस पड़ा और बोला, हाँ हाँ हाँ, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। युद्ध में सबसे पहले मैं ही हमला करूंगा। फ्लाइंग शिप के जमीन पर उतरने से पहले ही मैं चुपचाप उसके डेक पर पहुंच गया। ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों की तरफ देखते हुए मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे सेक्ट ने मेरे इतने डिसाइपल्स को मार डाला और फिर भी मौत ढूंढते हुए यहां आने की हिम्मत की। मैं जूये ट्रू मैन हूं। तुम सब एक साथ मुझ पर हमला कर सकते हो। मुझे सामने देखकर यिन लांचुआन का गुस्सा तुरंत फट पड़ा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी ताकत के साथ एक पाम स्ट्राइक छोड़ी। जैसे ही हमारी स्पिरिचुअल पावर्स आपस में टकराईं, मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला, जबकि यिन लांचुआन 100 से ज्यादा कदम पीछे जा फेंका गया। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अगर मैं तुम्हें 3 मूव्स के अंदर नहीं मार पाया तो यहीं खुद को मार डालूंगा। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगले ही पल वह खून जैसी लाल सोड रेनबो में बदल गया और सीधे मेरी तरफ झपटा। मैं न पीछे हटा और न ही बचने की कोशिश की। मैंने बस शांत भाव से अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। जैसे ही मेरी ब्लेड उसके शरीर को छुई, उसके पूरे शरीर पर अनगिनत गहरे सोड वुंड्स फट पड़े। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसी रेल्म का कोई इंसान उसे एक ही टक्कर में इतनी बुरी तरह हरा सकता है। उसकी आंखों में डर भर गया और वह चीख पड़ा, मुझे बचाओ! उसी क्षण शू युआनजी ने तुरंत 3 सोल डिस्ट्रॉइंग नेल्स एक्टिवेट किए और छिपकर मुझ पर स्नेक अटैक कर दिया। लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके मैंने काली बिजली से चमकती एक विशाल सोड फैंटम बनाई और आसमान की तरफ वार कर दिया। एक ही स्ट्राइक में यिन लांचुआन और तीनों नीले सोल डिस्ट्रॉइंग नेल्स 2 हिस्सों में कट गए। उस तलवार के वार का प्रभाव इतना भयानक था कि दूर खड़ा फ्लाइंग शिप भी लगभग आसमान से गिर गया। वह केवल अपनी सोर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करके ही खुद को स्थिर रख पाया। हालांकि पहली लड़ाई में वे हार चुके थे, लेकिन जुए युएनजी अंदर ही अंदर बेहद खुश था। मेरी कल्टीवेशन को देखकर उसे आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। वह मन ही मन बोला, तो इसकी कल्टीवेशन सिर्फ ड्रैगन पेंटिंग रेल्म की फर्स्ट लेयर में है। पहले जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ डराने का नाटक था। अगर मैं खुद मैदान में उतरूं तो इसके पास जवाब देने का कोई मौका नहीं होगा। उसके ये विचार सुनकर मैं उत्साहित हो गया। बिना किसी देरी के मैंने सीधे सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक एक्टिवेट की और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। शू युआनजी तुरंत शिप पर मौजूद 5 एल्डर्स के साथ मिलकर मेरा सामना करने लगा। उन्होंने कई कीमती ट्रेजर्स की कुर्बानी देकर किसी तरह विस्फोट को दबा लिया। फिर भी 3 एल्डर्स गंभीर रूप से घायल हो गए और बाकी 2 मौके पर ही मारे गए। उस विनाश को देखकर स्वे युएनजी खुद को कोसने लगा। फर्स्ट माउंटेन के ये लोग आखिर किस तरह के पागल हैं। फिर भी उसे राहत थी, क्योंकि आखिरकार जीत उसी की हुई थी। हालांकि यह लड़ाई उसे भी बुरी तरह घायल कर चुकी थी। उसके अनुमान के मुताबिक पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 50 साल की सिक्लूडेड कल्टीवेशन लगने वाली थी। थोड़ा शांत होने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर अब उसे रोकने वाला कोई नहीं बचा था। उसने ली जियानशुए की तरफ देखा और मजाक उड़ाते हुए पूछा, ली जियानशुए, क्या फर्स्ट माउंटेन में अभी भी कोई एंसेस्टर बचा है? तभी पहाड़ों के बीच से एक आवाज गूंज उठी, हाँ, फर्स्ट माउंटेन का लिंग युआनजी यहाँ मौजूद है। अगले ही पल पूरी दुनिया बदल गई। चारों तरफ एक विशाल पेंटिंग जैसी दुनिया फैल गई, जिसमें बर्फीली हवाएं और अंतहीन स्पिरिचुअल इंटेंट भरा हुआ था। यह दृश्य देखते ही शुए युआनजी का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना भयानक फिनोमिनन पैदा करने वाला कोई और एक्सपर्ट भी सामने आ जाएगा। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपने बचे हुए 3 एल्डर्स को मुझ पर हमला करने का आदेश दिया, जबकि खुद अपनी लाइफ स्पैन जलाकर एस्केप सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट कर दी। तलवार की एक चमक पूरी दुनिया में फैल गई। अगले ही क्षण तीनों एल्डर्स बिना प्रतिक्रिया देने का मौका पाए मारे जा चुके थे। दूसरी तरफ शू युआनजी हजारों मील दूर भाग चुका था, लेकिन उसके शरीर में अब भी सिहरन दौड़ रही थी। उसे एहसास हुआ कि इतनी दूर भागने के बावजूद वह अभी भी उस अजीब फिनोमेनॉन के अंदर फंसा हुआ है। यह साफ तौर पर ड्रैगन पेंटिंग रेल्म की 5th लेयर वाले एक्सपर्ट की शक्ति थी। दांत भींचते हुए वह मन ही मन गाली देने लगा, कोई राइचस सेक्ट मुझसे भी ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारे पास ऐसा एक्सपर्ट था तो पहले क्यों नहीं दिखाया? तभी उसके दिमाग में एक डरावना विचार आया। उसे लेंग मिंग्युआन का मरने से पहले भेजा हुआ संदेश याद आ गया। फर्स्ट माउंटेन से निकलने वाला हर एंसेस्टर पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर था। अगर लिंग युआनजी पहले ही इतना शक्तिशाली था, तो क्या उसके पीछे कोई और भी भयानक अस्तित्व मौजूद था? यह सोचकर ही उसकी जान निकलने लगी। उसने बिना हिचकिचाए अपनी कई और दशकों की लाइफ स्पैन जला दी और पहले से भी तेज भागने लगा।
अब जिंदा बचने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने मास्टर से मदद मांगना। उसे दूर जाते हुए देखकर मैंने उसका पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की। शियू युआनजी जैसे इंसान को मारकर मरने पर मुझे कोई खास इवैल्यूएशन स्कोर नहीं मिलने वाला था। इसके बजाय मुझे सीधे उसके हेडक्वार्टर्स जाकर सब कुछ खत्म कर देना चाहिए था। ली जियानशुए को सेक्ट के बारे में कुछ निर्देश देने के बाद मैं तुरंत क्षितिज की तरफ उड़ गया। ज्यादा समय नहीं बीता था कि मैं ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट के हेडक्वार्टर्स पर उनके ही फ्लाइंग शिप में पहुंच गया। वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि शियू युआनजी विजयी होकर वापस लौटा है, इसलिए वे पूरी तरह निश्चिंत थे। मैंने बस कैजुअली अपना हाथ हिलाया और एक विशाल तलवार जो मानो स्वर्ग और धरती को अलग कर सकती थी, आसमान से उतर आई। अगले ही पल ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट की 1000 साल पुरानी नींव मेरी तलवार के नीचे राख बन चुकी थी। इसके बाद मैं तियानया सिटी में मौजूद तियानजी पेविलियन की शाखा में पहुंचा। ज्यादा समय नहीं लगा और मैंने शियू युआनजी के ठिकाने की जानकारी खरीद ली। भागने के बाद वह 10,000 सीज केवन नाम की एक शक्तिशाली शक्ति के पास मदद मांगने गया था। यह संगठन इतना विशाल था कि अकेले एक पूरे क्षेत्र पर शासन करता था। उसका सेक्ट मास्टर शी यान पहले ही इमॉर्टल प्लेटफॉर्म रेल्म के फर्स्ट हेवन तक पहुंच चुका था। उसके अधीन शी ब्रदर्स नाम के 2 ड्रैगन पेंटिंग रेल्म एक्सपर्ट्स भी थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका होली सन डेथ फॉरबिडन जोन के एक सुप्रीम बीइंग का नाजायज बेटा बताया जाता था। यह जानकारी मिलते ही मैं उत्साह से भर गया। मैं 10,000 सीज केवर की यात्रा करने का इंतजार ही नहीं कर पा रहा था। अगर मैं उनके होली सन को मार दूं और उस सुप्रीम बीइंग का बदला लेने वाला क्रोध अपनी तरफ खींच लूं, तो ऐसे अस्तित्व के हाथों मरने पर मुझे निश्चित रूप से बेहद ऊंचा इवैल्यूएशन स्कोर मिलेगा। यह सोचते ही मैं तुरंत अपनी तलवार पर सवार हुआ और पूरी रफ्तार से क्षितिज की ओर उड़ गया। उधर शियू युआनजी किसी तरह अपनी जान बचाकर 10,000 सीज केवर वापस पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तब तक उसकी हालत ऐसी थी कि वह मौत के दरवाजे पर खड़ा था। जो कुछ भी हुआ था उसकी पूरी खबर सुनने के बाद शी यान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह लगभग वहीं गिर पड़ा। काफी मुश्किल से खुद को संभालने के बाद शियू युआनजी ने तुरंत शी ब्रदर्स से अपनी मौत का बदला लेने की गुहार लगाई। आखिर वस्ट हेवन मिरर को छीनने का मिशन शुरू से ही 10,000 सीज केवरन की तरफ से आया था। शियू युआनजी की दयनीय कहानी सुनने के बाद भी शी ब्रदर्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। फर्स्ट माउंटेन का इंसेस्टर साफ तौर पर ऐसा इंसान था जो मरते वक्त दुश्मनों को भी अपने साथ घसीट कर ले जाता था। वे ड्रैगन पेंटिंग रियलम की 5th लेयर वाले कल्टीवेटर से नहीं डरते थे, लेकिन ऐसे पागल दुश्मन को बार बार अपने सेक्ट पर हमला करते देखने का भी कोई शौक नहीं था। सच कहें तो वे क्सुई युएनजी को सेक्ट से निकाल बाहर करने का ही फैसला करने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मुख्य हॉल के ऊपर आसमान में अचानक एक अजीब फिनोमिनन प्रकट हो गया। लिंग युएनजी फिर से आ चुका था। पहले से ही डरा हुआ ज़ुए युएनजी यह दृश्य देखते ही आतंक में एक कोने की तरफ रेंगने लगा। यह देखकर शी ब्रदर्स के पास खुद आगे बढ़कर मेरा सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हॉल के बाहर का इलाका पहले ही तबाही में बदल चुका था। हर तरफ जमीन खून से लाल थी। इस विनाश को देखकर शी ब्रदर्स गुस्से में भौहें सिकोड़ने लगे और दोनों ने एक साथ मिरियड सोल्स बैनर एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही ड्रैगन पेंटिंग रेल्म की 4th लेयर के 2 एक्सपर्ट्स ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ी, एक भयानक फिनोमिनन जन्म लेने लगा। जल्द ही मेरा कोल्ड मून और पाइन विंड मैनिफेस्टेशन उनकी अंतहीन काली धुएं वाली शक्ति से टकरा गया। धरती कांप उठी, पहाड़ हिलने लगे और जब धूल बैठी तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा था, बल्कि हल्का सा फायदा मेरे पास था। इसी दौरान बैटलफील्ड के नीचे 10,000 सीज केवरन का होली सन यिन वुज्यू टेढ़ी मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहा था। उसके सुप्रीम बीइंग पिता ने उसे एक सीक्रेट टेक्निक दी थी जो किसी दूसरे व्यक्ति का फिनोमिनन छीनकर उसे अपनी शक्ति में बदल सकती थी। वह 4th रियलम की पीक पर फंसा हुआ था और ब्रेक थ्रू के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब जबकि मैं खुद उसके दरवाजे तक आ पहुंचा था, उसे लग रहा था कि किस्मत ने उसकी इच्छा पूरी कर दी है। मुझे देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, इसके ओरिजिन को सुरक्षित रहने दो, यह मेरा शिकार है। पास खड़े एक एल्डर ने अविश्वास से कहा, हमें यह लड़ाई जीतने का भी भरोसा नहीं है और तुम अभी भी इसे जिंदा पकड़ना चाहते हो। उसकी बात सुनकर मैं और जोर से हंस पड़ा। हाँ 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 हाँ, तो फिर मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा शरीर पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, इसलिए मैंने बिना देर किए एक बार फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल आसमान में फैले अनगिनत मैनिफेस्टेशंस एक अंतहीन आग के समुद्र में बदल गए। यह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति ने अपनी जान बचाने वाली सभी टेक्निक्स एक साथ इस्तेमाल कर दी। लेकिन यिन वुजियो के पास सिर्फ 4th रेल्म की कल्टीवेशन थी। वह इस विस्फोट को झेल ही नहीं पाया और उसका शरीर मौके पर ही अनगिनत टुकड़ों में फट गया। जब वह विशाल मशरूम क्लाउड आखिरकार गायब हुआ, तब सेक्ट मास्टर शियान अपनी सिक्लूडेड कल्चरेशन से जाग उठा। जैसे ही उसने 10,000 सीज केवन के खंडहरों को देखा, उसका दिल टूटने के कगार पर पहुंच गया।
चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए वह दहाड़ा, सुप्रीम बीइंग का नाजायज बेटा भी मर गया। अब मैं इसे कैसे समझाऊंगा? लेकिन इस पूरे विनाश का जिम्मेदार दुश्मन पहले ही खुद को उड़ा चुका था। यहाँ तक कि शियू युआनजी, जिसने यह सारी मुसीबत शुरू की थी, लड़ाई शुरू होने से पहले ही भाग चुका था। गुस्से से पागल हुए शियान ने मलबे में से मेरे अवशेष निकाले। वह मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके अपना गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे मेरे चेहरे पर जमी आखिरी मुस्कान दिखाई दी। वह उलझन में पड़ गया और बुदबुदाया, तुम आखिर मुस्कुरा क्यों रहे हो? दूसरी तरफ मैं एक बार फिर फॉरबिडन लैंड से बाहर निकल चुका था। इस बार सिस्टम ने मेरी मौत को ए रैंक इवैल्यूएशन दिया था और मेरी कल्टीवेशन सीधे ड्रैगन पेंटिंग रेल्म की 8th लेयर तक पहुंच गई थी। जब ली जियानशुए ने एक और एंसेस्टर को प्रकट होते देखा तो उसे समझ नहीं आया कि खुश हो या दुखी। अगर उसका अनुमान सही था तो एंसेस्टर लिंग्युआनजी पहले ही मर चुका था। मेरी व्याख्या ने जल्द ही उसके शक को सच साबित कर दिया। इसके बाद हम दोनों ने मेरे पिछले रूपों को श्रद्धांजलि दी। सच कहूं तो अपनी ही अंतिम यात्रा में बार बार शामिल होना बेहद अजीब अनुभव था। यह सब खत्म होने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे फिर से 10,000 सीज केवर जाना चाहिए। उनके पूरी तरह ठीक होकर फर्स्ट माउंटेन पर हमला करने का इंतजार करने से बेहतर था कि मैं अभी उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर सब कुछ खत्म कर दूं। जैसे ही मैं जाने लगा, ली जियानशुए ने पीछे से आवाज दी, एंसेस्टर, क्या आप वापस आएंगे? मैंने मुड़कर नहीं देखा, बस हाथ उठाकर जवाब दिया, मैं लौटूंगा। फिर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और दूर क्षितिज में गायब हो गया। उसी समय 10,000 सीज केवन के विनाश की खबर पूरे तियानया सिटी में फैल चुकी थी। शहर वॉन्डरिंग कल्टीवेटर्स से भर गया था, जो इस अराजकता से फायदा उठाने आए थे। एसएटी के अंदर लगातार लड़ाइयां हो रही थीं और हर कोई अवसर लूटने में लगा था। शी ब्रदर्स गुस्से से पागल हो रहे थे, लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। पिछली लड़ाई ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था और यहाँ तक कि सेक्ट मास्टर शियन को भी फिर से सिक्लूजन में जाकर घाव भरने पड़े थे। संकट से निपटने के लिए उन्होंने एसेक्ट के फॉरबिडन ग्राउंड्स में सील किए गए एक मॉन्स्टर को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वे सील तोड़ पाते, मैं एक बार फिर 10,000 सीज कैवर्न में घुस चुका था। हवा और बिजली की शक्ति को अपने हाथों में समेटकर मैंने ड्रैगन पेंटिंग रियलम की 8th लेयर की पूरी ताकत छोड़ दी। एक के बाद एक भयानक मैनिफेस्टेशंस सीधे उस जगह पर गिरने लगे जहां शियान सिक्लूजन में कल्चरेशन कर रहा था। जैसे ही आसपास मौजूद रूग कल्चरेटर्स ने मुझे हमला करते देखा, वे भी तुरंत लड़ाई में शामिल हो गए। हर किसी को डर था कि अगर वे देर से पहुंचे तो सारे अवसर कोई और छीन लेगा। शाई ब्रदर्स और बाकी एल्डर्स ने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, लेकिन जल्दबाजी में दोबारा बनाई गई सेक्ट प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन लगभग तुरंत ढह गई। यहां तक कि शियान का कल्टीवेशन चेंबर भी विस्फोटों में मलबे में बदल गया। तभी अचानक शियान ने अपनी आंखें खोल दी। इमॉर्टल प्लेटफॉर्म रेल्म के एक्सपर्ट की भारी ऑरा उसके शरीर से फूट पड़ी। स्पिरिचुअल पावर की एक विशाल लहर बाहर निकली और सीधे मेरे विंड एंड थंडर मैनिफेस्टेशन से टकरा गई, जिससे 10,000 सीज कैवर्न विनाशकारी हमले से बच गया। लेकिन क्योंकि उसकी हीलिंग प्रोसेस बीच में ही टूट गई थी, उसकी चोटें पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुकी थीं। शी यान की चोटें लगातार बिगड़ती जा रही थीं और उसकी कल्चरेशन तेजी से इमॉर्टल प्लेटफॉर्म रियलम से गिरकर ड्रैगन पेंटिंग रियलम की पीक की तरफ पहुंचने लगी। यह देखकर मैं तुरंत विंड एंड थंडर स्पिरिचुअल पावर का एक और हमला छोड़ दिया। इस बार शियान किसी तरह उस हमले को झेल पाया, लेकिन वह कई कदम पीछे लड़खड़ा गया और आखिरकार एक घुटने पर गिर पड़ा। जैसे ही मुझे उसकी कल्टीवेशन गिरती हुई महसूस हुई, मैं अंदर से बेहद खुश हो गया। आसपास जमा कल्टीवेटर्स की तरफ देखकर मैं जोर से चिल्लाया, इस डेविल को मैंने बुरी तरह घायल कर दिया है। अगर तुम 10,000 सीज कैवर्न के ट्रेजर्स और अपॉर्चुनिटीज चाहते हो तो यही मौका है। मेरी बात खत्म होते ही अनगिनत रॉक कल्टीवेटर्स आगे बढ़ पड़े और चिल्लाने लगे, उस डेविल का अंत करो। इसी समय 10,000 सीज केवर के अंदर अचानक दो आकृतियां प्रकट हुईं। वे 9 नेदर अलायंस के एल्डर्स थे, जिन्हें यहाँ की स्थिति जांचने भेजा गया था। हालांकि 9 नेदर अलायंस 10,000 सीज केवन के पीछे खड़ी बड़ी शक्ति थी, लेकिन ये दोनों किसी को बचाने नहीं आए थे। उनका असली मकसद था कि सब कुछ नष्ट होने से पहले जितने कीमती ट्रेजर्स मिल सकें, उन्हें अपने कब्जे में ले लिया जाए। अपनी डिवाइन सेंसेस फैलाकर उन्होंने जल्दी ही फॉरबिडन जोन के अंदर छिपे शिव ब्रदर्स को ढूंढ लिया। दोनों भाई लगातार इनकैंटेशंस बोलते हुए एक प्राचीन सील को खोल रहे थे। कुछ ही क्षण बाद सील के भीतर से एक भयानक काला धुआं बाहर निकलने लगा, जो ऐसी दहशत फैला रहा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। पलक झपकते ही आसपास मौजूद कल्टीवेटर्स पूरी तरह मिट गए। यहां तक कि शी ब्रदर्स भी उसी मॉन्स्टर की बलि बन गए जिसे उन्होंने खुद आजाद किया था। दूसरी तरफ मैं आसमान में लगातार हमले करता जा रहा था। मेरे हमलों की बौछार के नीचे शियन एक और विंड एंड थंडर ब्लास्ट से जमीन में धंस गया। इमॉर्टल प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट की ऑरा ने तुरंत उस काले धुएं का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जब शियान ने मुड़कर उसे देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका घायल शरीर अब प्रतिरोध करने की हालत में नहीं था।
अगले ही पल वह अजीब काला धुआं सीधे उसके शरीर के अंदर घुस गया। जैसे जैसे करप्शन उसके शरीर में फैलती गई, उसने मेरी तरफ घूरते हुए चिल्लाकर कहा, लिंगडाओजी, ये मत समझना कि तुम जीत गए हो। 10,000 सीज केवर के ऊपर 9 नेदर अलायंस खड़ी है। उनके सामने तुम और मैं दोनों सिर्फ चींटियां हैं। उसके शब्द खत्म होते ही जमीन के नीचे से विशाल मात्रा में काला धुआं फूट पड़ा। जो रॉक कल्टीवेटर समय पर भाग नहीं पाए, वे तुरंत उसकी चपेट में आ गए। जिस किसी को भी उस धुएं का एक छोटा सा हिस्सा छू गया, वह वहीं मर गया। अगले ही पल पूरे बैटलफील्ड में चीखें गूंजने लगीं और जमीन लाशों से भर गई। तभी अंधेरे के भीतर से एक भयावह आवाज सुनाई दी, बूढ़े आदमी, तुम पहले ही थके हुए लग रहे हो। मेरे सामने समर्पण कर दो, मैं तुम्हें अनंत लॉन्जेविटी दे सकता हूं। इस नए दुश्मन को देखकर मैं अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। मेरी एंडलेस रेस्यूरेशन एबिलिटी और इन डेमोनिक बीइंग्स की शक्ति एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लग रही थी। अगर मैं इनसे लड़ते हुए मर जाऊं तो सिस्टम का इवैल्यूएशन निश्चित रूप से बहुत ऊंचा मिलेगा। ये सोचते ही मेरी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी और मैं हंसते हुए बोला, एंडलेस लॉन्जेविटी, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर मैंने फिर से विंड एंड थंडर की शक्ति इकट्ठा की और अकेला ही उस डीमन की तरफ बढ़ गया जो काले धुएं में लिपटा हुआ था। नीचे भाग रहे रोग कल्टीवेटर्स भी रुककर यह दृश्य देखने लगे। उनमें से एक भावुक होकर चिल्लाया, फर्स्ट माउंटेन के एंसेस्टर लिंगडाओजी, मैं आपकी दया कभी नहीं भूलूंगा। दूसरा गरज कर बोला, इंसान और डीमंस कभी साथ नहीं रह सकते। लिंगडाओजी आज जो कर रहे हैं वही एक सच्चे मानव नायक की पहचान है। तीसरे कल्टीवेटर ने घोषणा की, आज से मैं फर्स्ट माउंटेन का डिसाइपल हूं। फर्स्ट माउंटेन के दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। एक और व्यक्ति चिल्लाया, अगर 9 नेदर अलायंस को नाराज करना पड़े तो भी क्या हुआ। जैसे जैसे अधिक से अधिक रोग कल्टीवेटर्स खुलकर फर्स्ट माउंटेन के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करने लगे, डीमन के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे शक्तिशाली मानव एक्सपर्ट से इतना डर नहीं लगता था। उसे डर था उन इंसानों से जो मौत से नहीं डरते थे। अगर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी खड़ी होती रही और कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई तो डीमन रेस को कभी शांति नहीं मिलेगी। उसने मेरी तरफ देखा। अब मैं मानवता की उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, वह मेरे शरीर पर कब्जा करेगा। सिर्फ मुझे खत्म करके ही वह इंसानों को फिर से डीमन रेस का आतंक याद दिला सकता था। यह सोचते ही उसने आदेश जारी किया। बैटलफील्ड पर मौजूद हर कण काले धुएं का अपने पुराने टारगेट्स को छोड़कर मेरी तरफ टूट पड़ा। मुझे समझ आ गया कि सही मौका आ चुका है। मैंने बिना किसी झिझक के सीधे सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट आसमान में गूंज उठा। शॉकवेव पूरे बैटलफील्ड में फैल गई और नीचे खड़े रोग कल्टीवेटर्स की आंखें आंसुओं से भर गईं। किसी ने कांपती आवाज में कहा, एंसेस्टर लिंगडाओजी, उन्होंने खुद को उड़ा दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद जिन कल्टीवेटर्स की जान मैंने बचाई थी, उनमें से कई फर्स्ट माउंटेन पहुंच गए। उन्होंने नए डिसाइपल्स के रूप में सेक्ट में शामिल होकर उसे फिर से खड़ा करने में मदद शुरू कर दी। दूसरी तरफ मैं एक बार फिर फॉरबिडन लैंड से बाहर निकल आया। इस बार सिस्टम ने मेरी मौत को फिर से ए रैंक इवैल्यूएशन दिया और मेरी कल्चरेशन आखिरकार इमॉर्टल प्लेटफॉर्म रियलम की फर्स्ट लेयर में पहुंच गई। जब ली जियांशुए ने एक और एंसेस्टर को जागते हुए देखा तो उसने तुरंत अपना सारा काम छोड़ दिया और मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसे सच में डर था कि अगर वह एक पल भी देर कर देगा तो मुझे देखने का मौका खो देगा। आखिर कई एंसेस्टर्स फॉरबिडन लैंड से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद मर चुके थे। मुझे देखते ही उसकी आंखों में फिर से अपराध बोध भर गया। उसे लगता था कि अगर उसने एंसेस्टर्स से सिक्लूजन छोड़ने की विनती न की होती तो शायद वे एक एक करके मरते नहीं। उसके दिल का दुख महसूस करके मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, उदास होने की जरूरत नहीं है। लिंगयुआनजी और लिंगडाओजी दोनों अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए मरे हैं। अभी सबसे जरूरी बात बाहरी दुश्मनों से खुद की रक्षा करना है। यह कहते हुए मुझे अचानक शियान की आखिरी चेतावनी याद आ गई। मेरी जानकारी के अनुसार 9 नेदर अलायंस कोई एक सेक्ट नहीं था। वह दर्जनों सेक्ट्स से मिलकर बना एक विशाल संगठन था। अगर इतनी बड़ी शक्ति फर्स्ट माउंटेन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई तो शायद मेरी इमॉर्टैलिटी भी काफी नहीं होगी। आखिर अब फर्स्ट माउंटेन में सिर्फ मैं और ली जियांशुए ही नहीं थे। धीरे धीरे और भी डिसाइपल्स सेक्ट को दोबारा बनाने के लिए आ रहे थे। अगर मुझे सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी तो मुझे जितनी जल्दी हो सके उतना मजबूत बनना था और साथ ही पर्याप्त डिफेंसिव मेजर्स भी तैयार करने थे। ये एहसास होते ही मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैं तुरंत जानकारी जुटाने के लिए तियानिया सिटी की ओर निकल पड़ा। कुछ समय तक जांच पड़ताल करने के बाद मेरे चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान उभर आई। आखिरकार मुझे अपना अगला टारगेट मिल चुका था। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, मिल गए तुम। उसके बाद मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया और 9 नेदर अलायंस के अधीन आने वाले 2 सेक्ट्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया। पहला था स्पिरिट इल्यूजन सेक्ट, जहां मेरा पुराना दुश्मन शिव युआनजी छिपा हुआ था, और दूसरा था एक्सक्विजिट सेक्ट, जहां 10,000 सीज केवन के बचे हुए लोग भागकर पहुंचे थे। जब 9 नेटर अलायंस के बाकी सदस्यों को इस घटना की खबर मिली तो उनके होश उड़ गए।
अगर अलायंस के कठोर नियम उन्हें बांधे न रखते तो कई सेक्ट मास्टर्स उसी समय भाग जाते। सब कुछ खत्म करने के बाद मैं फर्स्ट माउंटेन वापस लौटा और व्यक्तिगत रूप से सेक्ट के चारों तरफ कई शक्तिशाली फॉर्मेशन स्थापित किए। इसी दौरान लाखों मील दूर एक विशाल फ्लाइंग शिपर नाइन नेदर अलायंस का लीडर ली जुयू सिक्लूजन में बैठा हुआ था और अपनी फैंटम प्रोजेक्शन के जरिए सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। अलायंस की प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित करने के लिए उसने सभी एक्सपर्ट्स को मोबिलाइज करने और फर्स्ट माउंटेन पर पूर्ण आक्रमण करने का आदेश दिया। यह युद्ध सिर्फ फर्स्ट माउंटेन को नष्ट करने के लिए नहीं था, उसका इरादा 10,000 मील के भीतर मौजूद हर जीवित चीज का सफाया करने का था, ताकि मुर्गियां और कुत्ते तक जीवित न बचें। कुछ समय बाद नाइन नेदर अलायंस की विशाल सेना तियाना सिटी की ओर बढ़ने लगी। मुख्य सेना के पहुंचने से पहले उन्होंने 2 वंगार्ड कमांडर्स को आगे भेजा, ब्लैक वाटर प्रोफाउंड लॉर्ड और एंसेस्टर यूक्वान। दोनों ही इमॉर्टल प्लेटफॉर्म रियलम के फर्स्ट हेवन की कल्चरेशन रखते थे। हालांकि मेरा नया शरीर डेंग फेंग डाओजून भी एक शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन रखता था, लेकिन एक साथ समान स्तर के 2 दुश्मनों से लड़ना बेहद कठिन था। इसलिए मैंने एक आसान रास्ता चुना। जैसे ही मैं उनके सामने प्रकट हुआ, मैंने तुरंत सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट कर दिया। यह देखकर दोनों आदमी जोर जोर से गालियां देते हुए पूरी गति से दूर भागने लगे, लेकिन मेरे मैनिफेस्टेशन का क्षेत्र लगातार फैलता गया। जलती हुई रोशनी ने जल्द ही आसमान में मौजूद हर वॉरशिप को अपनी चपेट में ले लिया। उसी समय जमीन पर मौजूद रोग कल्टीवेटर्स को मेरा संकेत मिल गया और उन्होंने वे सभी वेपन्स एक्टिवेट कर दिए जिन्हें मैंने पहले से छिपाकर रखा था। सैकड़ों हजारों स्पिरिचुअल बीम्स मिसाइल्स की तरह आसमान की ओर दागे गए और नाइन नेदर अलायंस की फ्लीट पर टूट पड़े। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमला होने के कारण अनगिनत वॉरशिप्स नष्ट हो गए और ब्लैक वाटर प्रोफाउंड लॉर्ड तथा एंसेस्टर यूक्वैन के पीछे हटने के सभी रास्ते बंद हो गए। दोनों ने अविश्वास से आंखें फाड़ लीं। यहां आने से पहले उन्होंने फर्स्ट माउंटेन की पूरी जांच की थी और जानते थे कि मैं घिरने पर खुद को उड़ा देता हूं। इसी रणनीति का मुकाबला करने के लिए वे विशेष ट्रेजर्स भी लाए थे जो एक्सप्लोसिव टेक्निक्स को दबा सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मैं युद्ध शुरू होते ही खुद को उड़ा दूंगा। वॉरशिप्स पर मौजूद नाइन नेदर अलायंस के काउंटलेस डिसिपल्स ने मिलकर उस विनाशकारी फेनोमेनन का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल आसमान चीखों से भर गया। दोनों वैनगार्ड एंसेस्टर्स गंभीर रूप से घायल हो गए और 3,000 वॉरशिप्स में से 100 से भी कम बच पाए। जब विस्फोट आखिरकार शांत हुआ, तब एंसेस्टर यूक्वान और ब्लैक वाटर प्रोफाउंड लॉर्ड इतने क्रोधित थे कि उनके दांत टूटने की कगार पर पहुंच गए। तकनीकी रूप से वे यह मुकाबला जीत गए थे, लेकिन यह जीत बेहद अपमानजनक थी। अपने घायल शरीर घसीटते हुए वे दोनों फर्स्ट माउंटेन के भीतर उतर आए। मुझे मार न पाने के कारण उन्होंने अपना गुस्सा बाकी लोगों पर निकालने का फैसला किया। नीचे खड़े डिसाइपल्स को देखकर उनमें से एक ने उपहास करते हुए कहा, अगर उस बूढ़े भूत को नहीं मार सकते तो तुम चींटियों को ही मार देंगे। उसी समय ली जियानशुए, जो अभी हाल ही में ड्रैगन पेंटिंग रियलम तक पहुंचा था, बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। उसे पता था कि वह जीत नहीं सकता। वह सिर्फ फॉरबिडन लैंड के लिए कुछ सेकंड खरीदना चाहता था। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो जल्द ही एक और एंसेस्टर जाग जाएगा। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, फॉरबिडन लैंड से एक अदृश्य दबाव फैल गया। मैं एक बार फिर बाहर निकल आया और तुरंत अपने नए शरीर की स्थिति जांचने लगा। इस बार मेरा सेल्फ डिस्ट्रक्शन बहुत ही साधारण था, इसलिए सिस्टम ने मुझे केवल बी रैंक इवैल्यूएशन दिया। मेरी कल्चरेशन बढ़ी जरूर थी, लेकिन बहुत कम। फिर भी एंसेस्टर यूक्वैन और ब्लैक वाटर प्रोफाउंड लॉर्ड के चेहरे डर से भर गए। पहले उन्होंने सिर्फ अफवाहें सुनी थीं कि फर्स्ट माउंटेन के एंसेस्टर्स को पूरी तरह मारा नहीं जा सकता। आज वे इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। जब मैंने अपना परिचय श्वांडेन जी के रूप में दिया तो दोनों के चेहरे और काले पड़ गए। फर्स्ट माउंटेन की एंसेस्ट्रल रैंकिंग के अनुसार उनके सामने खड़ा व्यक्ति डेंगफेंग डाओजून से भी पुरानी पीढ़ी का था। अगर वे सीधे लड़ते तो उनकी जीत की संभावना बहुत कम थी। कुछ देर सोचने के बाद एंसेस्टर यूक्वान आगे बढ़ा, सम्मानपूर्वक झुका और मुस्कुराते हुए बोला, समझदार इंसान समय की दिशा पहचानता है। अगर आप नाइन नेदर अलायंस में शामिल होने को तैयार हों तो हम आपको 1000 साल की लाइफ स्पैन देंगे। भविष्य में महान शक्ति बनना, सेंट रियलम में ब्रेक थ्रू करना, यहां तक कि क्वाजी एम्परर रियलम तक पहुंचना भी असंभव नहीं होगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने तुरंत एक फॉरबिडन अल्टीमेट टेक्निक एक्टिवेट कर दी, बुधाज लाइट इल्यूमिनेट्स ऑल। दोनों को अपने लाइफ सेविंग ट्रेजर्स निकालने का भी मौका नहीं मिला। पहले से घायल होने के कारण वे उस भयावह होली लाइट में तुरंत समा गए और जलकर कोयला बन गए। आसपास कोई और दुश्मन न होने की पुष्टि करने के बाद मैं जमीन पर बैठ गया और चुपचाप रिफाइनिंग शुरू कर दी। फर्स्ट माउंटेन की ओर से बदला लेने के लिए सिक्लूजन छोड़ने के बाद से अब तक मैं शायद 10,000 दुश्मनों को मार चुका था। उन सभी सोल्स को यूं ही गायब होने देना मुझे बर्बादी जैसा लग रहा था। संयोग से मेरा यह नया शरीर स्वांडेंगजी आर्टिफैक्ट्स और स्पिरिचुअल एनर्जी रिफाइन करने में माहिर था। इसलिए मैंने फर्स्ट माउंटेन के लिए एक ट्रेजर बनाने का फैसला किया।
सभी की नजरों के सामने मेरे हाथों में एक काला बैनर धीरे धीरे आकार लेने लगा, जिसके चारों तरफ भयावह धुआं लिपटा हुआ था। अंत में मैंने ब्लैक वाटर प्रोफाउंड लॉर्ड और एंसेस्टर यूक्वैन की सोल्स को उसके अंदर सील कर दिया। बैनर के भीतर से डरावनी चीखें गूंजने लगीं और मैं मुस्कुराकर बोला, आज से तुम्हारा नाम ह्यूमन एम्परर बैनर होगा। उधर नाइन नेदर अलायंस के मुख्य शिपर अलायंस लीडर ली जुयो को अचानक अपने दोनों वंगार्ड कमांडर्स की मौत का एहसास हुआ। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वह बुदबुदाया, एक साधारण इमॉर्टल प्लेटफॉर्म कल्टीवेटर इतना परेशान करने वाला कैसे हो सकता है? बिना देर किए उसने रीइंफोर्समेंट भेज दी। इस बार उसने मैडम शुआंजी और मैडम तियांजू को रवाना किया, साथ ही 10 ऐसे एल्डर्स को भी जो हाल ही में इमॉर्टल प्लेटफॉर्म रियल में प्रवेश कर चुके थे। रिफाइनिंग पूरा करने और थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ह्यूमन एम्परर बैनर लेकर आसमान में उड़ गया। तब तक मैडम शुआंजी और मैडम तियांजू फर्स्ट माउंटेन के बाहर पहुंच चुकी थीं। मेरी कल्चरेशन महसूस करते ही दोनों ने उलझन भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। मैं केवल इमॉर्टल प्लेटफॉर्म रेल्म के फर्स्ट हेवन के शुरुआती चरण में था, जबकि ब्लैक वाटर प्रोफाउंड लॉर्ड और एंसेस्टर युक्वन उसी रेल्म के मध्य चरण में थे। उनसे कमजोर कोई व्यक्ति उन्हें कैसे मार सकता था, इस बात का जवाब उन्हें समझ नहीं आया। आखिर मैडम शुआंजी ने सोचना छोड़ दिया और तुरंत पहला हमला शुरू कर दिया। वह सीधी मेरी तरफ झपट पड़ी। मैडम शुआंजी को मेरी तरफ हमला करते देख मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं। मैंने बस अपना हाथ लहराया और ह्यूमन एम्परर बैनर एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल गाढ़ा काला धुआं चारों तरफ फैल गया और उसके भीतर दो आकृतियां धीरे धीरे उभरने लगीं। जैसे ही मैडम शुआंजी ने उनके चेहरे पहचाने, उसकी आंखों में तुरंत डर भर गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने नाइन नेदर अलायंस के एक्सपर्ट्स को रिफाइन करके अपने कंट्रोल में पपेट्स बना लिया है। लेकिन जब तक उसे खतरे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे आदेश पर पूरी तरह रिफाइन हो चुके ब्लैक वाटर प्रोफाउंड लॉर्ड और एंसेस्टर यूक्वान जानलेवा इरादे के साथ उसकी तरफ टूट पड़े। मैडम शुआंजी जानती थी कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है, इसलिए उसने तुरंत मैडम तियांजू को पुकारा और साथ मिलकर भागने की गुहार लगाई। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे पता चला कि मैडम तियांजू तो पहले ही भाग चुकी थी। मैंने इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाया और एक ही वार में मैडम शुआंजी को मार डाला। उसके बाद मैंने तुरंत उसकी सोल को ह्यूमन एम्परर बैनर के अंदर खींच लिया। बाकी बचे 10 इमॉर्टल प्लेटफॉर्म एल्डर्स ये देखकर डर से कांप उठे और अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। दुर्भाग्य से उनकी गति ब्लैक वाटर और यूक्वान के सामने कुछ भी नहीं थी। एक एक करके वे पकड़े गए और ह्यूमन एम्परर बैनर के अंदर सील कर दिए गए। अपने नियंत्रण में बढ़ती हुई शक्तिशाली सोल्स की सेना को देखकर मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। अब मुझे लगने लगा था कि नाइन नेदर अलायंस को हराना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी समय मेरे सिर में चक्कर आने लगे। ह्यूमन एम्परर बैनर को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन खर्च हो रही थी। अगर यही हाल रहा तो शायद यह शरीर सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने से पहले ही बुढ़ापे से मर जाएगा। ये समझते ही मैं धीरे धीरे जमीन पर उतर आया और ली जियांशुए को सब कुछ समझाने लगा। मैंने कहा, ये ट्रेजर ह्यूमन एम्परर बैनर एक दिन फर्स्ट माउंटेन का सबसे बड़ा डिवाइन वेपन बनेगा। इसमें पहले से स्पिरिचुअल अवेयरनेस मौजूद है। मेरी मौत के बाद यह खुद फर्स्ट माउंटेन लौट आएगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इससे डरना मत। ली जियांशुए ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन जब उसने दोबारा सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, तब तक मैं मर चुका था। जमीन में मजबूती से गड़े हुए काले बैनर को देखकर कई डिसिपल्स के चेहरे पर उलझन दिखाई दे रही थी। यह देखकर ली जियांशुए तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर बोला, एंसेस्टर शुआंडेंजी ने पहले ही कहा था कि यह ह्यूमन एम्परर बैनर है। प्राचीन काल में ह्यूमन एम्परर काले रंग को सबसे ज्यादा सम्मान देते थे, इसलिए यह बैनर काला है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। डिसिपल्स ने तुरंत समझदारी से सिर हिलाया। तो ऐसा है जैसा कि एंसेस्टर से उम्मीद थी। उनके ट्रेजर का रंग भी इतना गहरा अर्थ रखता है। काला ह्यूमन एम्परर बैनर सच में बहुत प्रभावशाली लगता है। पर कुछ समय बाद मैं एक बार फिर फॉरबिडन लैंड से बाहर निकला। इस बार मेरी कल्टीवेशन इमॉर्टल प्लेटफॉर्म रेल्म के सेकंड हेवन तक पहुंच चुकी थी। ह्यूमन एम्परर बैनर के साथ मिलकर अब मेरे पास नाइन नेदर अलायंस से डरने का कोई कारण नहीं था। अब रक्षा छोड़कर हमला करने का समय आ चुका था। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सीधे टेलीपोर्ट होकर नाइन नेदर अलायंस के मुख्य वॉरशिप पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैंने ह्यूमन एम्परर बैनर के भीतर मौजूद अनगिनत सोल्स को मुक्त कर दिया और उन्हें ली जुयू पर हमला करने का आदेश दिया। यह देखकर ली जुयू ने तुरंत अपने सभी एक्सपर्ट्स को रक्षा करने का आदेश दिया, जबकि वह खुद मेरी तरफ बढ़ा। मेरी कल्टीवेशन उससे थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए जल्दी ही मैंने बढ़त हासिल कर ली। एक हाथ से हैंड सील्स बनाते हुए मैंने हेवनली पनिशमेंट को बुला लिया। डिवाइन जजमेंट की एक भयावह बिजली आसमान से गिरी और अगले ही पल ली जुयू को मार डाला। लेकिन जैसे ही उसका शरीर नीचे गिरा, उसके ऊपर बने कई रहस्यमय फॉर्मेशन पैटर्न्स अचानक चमक उठे। अगले ही क्षण एक क्वाजी एम्परर की सोल सबके सामने प्रकट हो गई। उसी समय मेरा हेवनली पनिशमेंट अटैक ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी था ही नहीं। वह सोल सीधे ली जुयू के शरीर से जुड़ गई और फिर उसने लापरवाही से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। अगले ही पल मैं हवा में पूरी तरह जकड़ गया और हिल भी नहीं पाया। क्वाजी एम्परर ने मेरी तरफ देखते हुए शांत स्वर में पूछा,
छोटे बच्चे, मुझे बताओ फर्स्ट माउंटेन का सुप्रीम वेपन वास्ट हेवन मिरर कहाँ है? मैं हंस पड़ा और जवाब दिया, अगर वास्ट हेवन मिरर मेरे पास होता तो अब तक मैं उसी से तुम्हें मार चुका होता, बूढ़े मूर्ख। क्वेसी एम्परर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कहा, कई साल हो गए हैं किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। तुम पहले हो। मैं और भी चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत करो, मेरे बाद और भी बहुत लोग होंगे। मेरे चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान फैल गई और मैंने एक बार फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट कर दिया। लेकिन क्वाजी एम्परर के डोमेन के अंदर मेरा विस्फोट जरा सी लहर तक पैदा नहीं कर पाया। क्वाजी एम्परर ने ठंडी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, चूंकि ये चींटी बोलना नहीं चाहती तो मैं इसकी सोल सीधे खोज लेता हूं। उसकी भयावह डिवाइन सेंस तुरंत फर्स्ट माउंटेन की तरफ फैल गई, लेकिन जैसे ही वह फॉरबिडन लैंड तक पहुंची, क्वाजी एम्परर अचानक ठिठक गया। उसने हैरानी से कहा, ये क्या हो रहा है? फॉरबिडन लैंड के अंदर अचानक एक और व्यक्ति कैसे प्रकट हो गया? ठीक उसी समय मैं एक बार फिर फॉरबिडन लैंड से बाहर निकल आया। इस बार क्वाजी एम्परर के हाथों मरने पर सिस्टम ने मुझे एस रैंक इवैल्यूएशन दिया था। मेरी कल्टीवेशन सीधी ग्रेट पावर रेल्म की 6th लेयर तक पहुंच गई थी। हालांकि मैं अभी भी क्वाजी एम्परर के सामने बहुत छोटा था, लेकिन मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी। जब तक मैं बार बार मरता रहूंगा, एक दिन मैं क्वाजी एम्परर से भी आगे निकल जाऊंगा। जोरदार गर्जना के साथ मैं आसमान की तरफ उड़ा, ह्यूमन एम्परर बैनर को लहराया और सीधे क्वाजी एम्परर की फैंटम पर हमला कर दिया।